नमस्कार। दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम हिंदी के बिना अधूरा हिंदुस्तान। हमारे देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य कारण देश की स्वतंत्रता के बाद लोगों का इंग्लिश की तरफ रुझान को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई थी। ये पूरे एक सप्ताह तक मनाया जाता है। अगर वैसे हम बात करें तो हिंदी पूरे देश में दुनिया में तीसरे स्थान पर बोली जाती है और 1.3 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक स्थान हिंदी का होना चाहिए वो नहीं है। तो इसी उपलक्ष्य में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करें, क्योंकि हमारा जो देश है वो राष्ट्रभाषा जो हमारी हिंदी है, इस पर कई तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। भाषण प्रतियोगिताएं, बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी श्री कृष्ण जी का, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंडीगढ़ के आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त हैं। तो सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। दूसरे खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्रीमती नीना मल्होत्रा, जो आयकर विभाग की राजभाषा उपनिदेशक हैं। मैम, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें तो भारत जो एक है वो बहुभाषी देश है। यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी पर ही भाषा एक तरह से परिवर्तित हो जाती है। तो उसके बाद भी क्या ऐसा संभव है कि सभी आपस में समन्वय करके एक ही भाषा पर बात करें, या इनका मिलाप हो सकता है? मैं थोड़ा यहाँ पे स्पष्टीकरण देना चाहूँगा जी। कि जब संविधान लिखा जा रहा था, संविधान का निर्माण हो रहा था जी। तो संविधान सभा में काफ़ी इस बात पे चर्चा हुई कि कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, और काफ़ी चर्चा के बाद इस मुद्दे पे सहमति बनी कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए रख सकती है। जी। तो संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, आर्टिकल 343, उसको 14 सितंबर 1949 को मंजूर किया गया, अंगीकृत किया गया कि जो संघ की भाषा होगी वो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, क्योंकि हिंदी के अलग अलग स्क्रिप्ट हैं, तो हिंदी की जो देवनागरी स्क्रिप्ट होगी वो संघ की भाषा होगी। और चूंकि इस आर्टिकल को 343 को, अनुच्छेद 343 को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, इस वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जी। और हर साल उसको हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है, 2 हफ्ते चलता है। हम लोग उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पूरा हिंदी चेतना माह मनाते हैं। हमारे यहाँ पूरा एक महीने तक इसको मनाते हैं। और जो आपने जो कहा बहु संस्कृति और बहुभाषी की बात, कहावत ये है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पे वाणी। बिल्कुल। कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में कि हर एक कोस पे जब आप चलते हैं जी। तो पानी का स्वाद बदल जाता है जी। और हर 4 कोस बाद जो भाषा है वो बदल जाती है। बिल्कुल। तो इतने जो मल्टीलिंगुअल और जो बहुभाषीय देश में जी। ये आम सहमति बनी कि हिंदी ही वो भाषा होगी जो राष्ट्र को एकता में पिरोए रख सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि जो हमारी संविधान की सूची है 8वीं 8th शेड्यूल, उसमें 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जी। जो पार्ट ए है उसमें ओरिजिनली जो मूल रूप से पहले 22 भाषाएं रखी गई थी, जिनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं, लेकिन फिर 1963 में संविधान में अमेंडमेंट करके ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में इंग्लिश को भी उसमें शामिल किया गया। तो जो पार्ट ए है उसमें अभी 23 भाषाएं हैं। जी। और जो पार्ट बी है यानी जो खा है उसमें 99 भाषाएं हैं। जी। तो जो 8वीं अनुसूची है उसके हिसाब से हमारे यहाँ अभी 122 भाषाएं हैं, जो मतलब जिनको शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं हमारी हैं, करीब 1599 के करीब, जिनकी बोलने वालों की संख्या काफ़ी है। तो इतने बहुभाषीय देश में ये माना गया और उसका असर दिख भी रहा है कि सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। जी। तो इस वजह से कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदी ही मतलब सक्षम है पूरे राष्ट्र को
एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए। जी श्रीमती नीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे सर ने कहा कि हिंदी महत्वपूर्ण है सूत्र में बांधने के लिए, वैसे तो हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं, तो जैसे आप आयकर विभाग के उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हैं और भी कई सारे जो विभाग हैं उन पर आप देखती रहती हैं, काम करती रहती हैं, तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आप किस तरह से काम करती हैं? देखिए, जो भारत सरकार की राजभाषा संबंधी नीति है जी, उसमें संविधान के 343 एक के अंतर्गत जो है हिंदी को ही राजभाषा माना गया है जी। और इसकी लिपि जो है देवनागरी मानी गई है। तो हमारा प्रयास रहता है, अब जैसे भारत सरकार के आदेश हैं कि सरल और सहज हम बोलचाल की भाषा को अपने कार्यालय की भाषा बनाएं, ताकि हिंदी का प्रयोग करने के लिए सभी प्रेरित और प्रोत्साहित हों। जी। इसके लिए समय समय पर हम कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। जो अहिंदी भाषी क्षेत्र से हमारे कार्मिक हैं उनको प्रशिक्षण दिलवाते हैं। जी। भारत सरकार द्वारा भी उनको पत्राचार के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाता है और अंशकालिक केंद्र भी हैं कई स्थानों पे, जी। जिनको हिंदी टंकन नहीं आता है या हिंदी भाषा नहीं आती है। जी। तो भारत सरकार के द्वारा एक के अंतर्गत गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, उन्होंने एक लीला ऐप विकसित करवाया है। लीला यानी कि लर्निंग इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस ऐप के माध्यम से जो हिंदी भाषी हैं वो भी हिंदी भाषी सीखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इस ऐप के माध्यम से आप 14 भाषाओं से हिंदी भाषा सीख सकते हैं। जी। तो इसके अतिरिक्त नगर स्तर पर भी सभी केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की एक समिति का गठन किया गया है। जी। तो उनमें भी हम यहाँ पे जो है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति चंडीगढ़ है, तो जिसके सचिव के रूप में मैं कार्य कर रही हूँ। सर उसके अध्यक्ष हैं हमारे, क्योंकि सबसे वरिष्ठतम पद के नाते यही अध्यक्ष रहते हैं। तो सर के मार्गदर्शन में समिति द्वारा अभी गत जो हमारा पखवाड़ा चल रहा है, हमारा पूरा चेतना माह चलता है जैसे हमने सर ने कहा जी। तो उसके दौरान हमने 8 से 10 प्रतियोगिताएं हम हर वर्ष आयोजित करवा रहे हैं जी। इस वर्ष भी हमने अभी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी पर टंकन प्रतियोगिता और नोटिंग ड्राफ्टिंग। तो जैसे मैम आपने कहा कि आप इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाती हैं, तो इनका यानी कि काफ़ी समय हो चुका है इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाते हुए, तो इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या कुछ रेशो बढ़ी है कि लोग हिंदी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा हो? बिल्कुल, इन प्रतियोगिताओं में क्योंकि एक राशि जो दी जाती है प्रोत्साहन, उससे भी और लोगों को वैसे भी क्योंकि कार्यालयी काम करके भारत सरकार द्वारा बहुत से उनको प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं जी। तो लोग वैसे भी आज जो है सोशल मीडिया का युग है, अब सभी बच्चे जो हैं वो अपनी जानकारी जो है अद्यतन रखते हैं जी। तो सामान्य जैसे हमने कहा सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता मैंने अभी आयोजित करवाई थी 15 सितंबर को। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें यहाँ के कार्मिकी 123 प्रतिभागियों ने भाग लिया जी, जो हमारे लिए एक उपलब्धि है। बिल्कुल। तो इस काफ़ी इसमें कह सकते हैं आप इनका बहुत प्रभाव पड़ता है इन प्रतियोगिताओं का, और हिंदी के प्रचार प्रसार में ये सहायक सिद्ध होती हैं जी। क्योंकि हमारे जो भी कार्यालय हैं ये केंद्र सरकार के कार्यालय में हैं। यहाँ सिर्फ उत्तर भारत के लोग ही नहीं हैं, दक्षिण भारत से भी हैं और जो हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र। इस पर मैं सर से जानना चाहूँगी कि जैसे मैम ने बताया है कि बहुत सारे अलग अलग विभाग के कई अलग अलग राज्यों से लोग आकर काम करते हैं। खासतौर पर अगर हम सरकारी विभाग की बात करें तो कभी ना कहीं किसी ना किसी की ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अगर हम केंद्र सरकार की नीतियों की और कार्यालयों की बात करें हिंदी को खास तौर पर लेकर, तो उसके बारे में आप प्रकाश डालिए, किस तरह से आप इस पे मैं बता दूं कि राजभाषा नीति के तहत गृह मंत्रालय ने पूरे भारतवर्ष को 3 श्रेणियों में बांटा है जी। का श्रेणी में आते हैं उत्तर भारत के सारे वो राज्य जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। वहाँ पे ये है कि जो भी हम काम करेंगे 100% हिंदी में करेंगे जी। फिर खास क्षेत्र आता है, खास क्षेत्र में ये निर्देश है कि जो भी वहाँ सरकारी कामकाज होगा वो 90% से ऊपर होगा जी। अगर कोई हिंदी में पत्र आता है तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। उसके बाद गा क्षेत्र है। गा क्षेत्र में फिर है कि 55% काम कम से कम हिंदी में होना चाहिए जी।
तो जो का क्षेत्र है उसमें सारे हिंदी भाषी आते हैं, जिसमें जैसे हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जिनको हम लोग काम काज देख रहे हैं उसमें हमारे पास 5 राज्य हैं जी। तो का क्षेत्र में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश आते हैं। यहाँ के जो हमारे कार्यालय हैं वहाँ पे जो भी काम होता है 100% हिंदी में जो भी पत्राचार होता है या टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं वो ऐसा निर्देश है। फिर जो खास क्षेत्र है उसमें फिर पंजाब और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित हैं इनमें 90% काम होना जरूरी है। फिर खास क्षेत्र में ये गा क्षेत्र में आ जाते हैं अपना देश जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर और लेह लद्दाख, वहाँ पे 55% करना जरूरी है। तो ये तो समय समय पर उसका निरीक्षण भी होता है, उसका एक जांच बिंदु की सूची होती है जिसको हम चेक पॉइंट कहते हैं। समय समय पर हम लोग निरीक्षण करते हैं और जैसा हमारी उप निदेशक महोदया ने बताया कि हम लोग प्रतियोगिता तो ये करते रहते हैं, इसके साथ साथ और भी कई कोशिश जैसे हम लोग करते हैं कि सबके जो कंप्यूटर हैं उनमें जाके जो हिंदी के शब्द हैं जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनको हिंदी में क्या बोला जाए तो उसको भी उसमें डाल रखा है। फिर यूनिकोड है कि जैसे आप अंग्रेजी में टाइप करते हैं तो हिंदी में आ जाता है। और कोई भी जो विभागीय परीक्षा होती है उसमें भी हिंदी का जो हिंदी की परीक्षा है वो पास करना अनिवार्य होता है। एक कम से कम जो हिंदी का ज्ञान है वो जानना अनिवार्य होता है। और हर तिमाही में एक हम लोग बैठक करते हैं जिसमें इस चीज़ की समीक्षा की जाती है कि किस कार्यालय में कितना हिंदी का काम हुआ है। पूरे पूर्वी और पश्चिमी ये जो क्षेत्र मैंने 5 ये गिनाए हैं, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इनमें जितने भी नगर हैं वहाँ पे एक नगर राजभाषा समिति होती है। जैसे चंडीगढ़ है, यहाँ पे जितने भी केंद्र शासित मतलब केंद्र के जितने भी विभाग हैं कार्यालय हैं उनके सबके जो हेड हैं उनकी एक मीटिंग होती है जिसको हम लोग नगर राजभाषा समिति बोलते हैं, नाराकास भी उसको बोलते हैं। तो चंडीगढ़ है, लुधियाना है, अमृतसर है, शिमला है, सब जगह उसकी नगर राजभाषा समितियां हैं जो इस चीज़ को मतलब ये देखती हैं, कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हिंदी में हो। और हिंदी में जो ज़्यादा अच्छा काम करता है उसको हम लोग समय समय पर पुरस्कार भी देते हैं। कई जगह कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है कि जिससे लोगों में और रुचि बढ़े, जिनको हिंदी नहीं आती है उनको भी हिंदी सिखाया जाए और हिंदी में प्रवीणता हो। तो कोशिश ये है कि हिंदी को कितना हम लोकप्रिय बना सकते हैं। जो ये है सरकारी निर्देश उसका तो पालन करना ही करना है, वो तो हम करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हिंदी को और अधिक लोकप्रिय कैसे बनाया जाए, उसको सरल शब्दों में कैसे लोगों को समझाया जाए, ये कोशिश जारी है। जैसे मैम सर ने कहा कि कोशिश की जाती है कि लोग सरल शब्दों में उसे समझें। अभी आपने यहाँ पर बात की थी सोशल मीडिया को लेकर कि लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पर आजकल एक्टिव रहते हैं, जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें वो भाग लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम खास तौर पे सोशल मीडिया की बात करें, अगर हम जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं या हिंदी जो चैनल्स हैं उन सब का कितना प्रभाव पड़ा है? क्या जो हिंदी भाषी लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी है, लोग उससे प्रोत्साहित हुए हैं? बिल्कुल, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ, क्योंकि वैसे तो अंग्रेजी का ही वर्चस्व रहा है, परंतु आज की जो पीढ़ी है वो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ी है, परंतु वो आजकल रोमन लैंग्वेज में भी जो रोमन भाषा है कंप्यूटर अपने मोबाइल्स में उसमें हिंदी टाइप कर रही है। जो भी हिंदी के लोकप्रिय शब्द हुए हैं, चाहे पिक्चर से लिए हैं उन्होंने या टीवी सीरियल से हैं, हमारे कितने ही आप कह सकते हैं हिंदी टीवी सीरियल्स आते हैं जिनके माध्यम से हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार जो है घर घर तक पहुंचा है। जब टीवी पहले सिर्फ एक दूरदर्शन हिंदी टीवी चैनल हुआ करता था, अब आज आप देखिए हिंदी टीवी चैनलों की बाढ़ आ गई है और
क्योंकि हिंदी जो है अब एक विज्ञापन की भाषा भी बन गई है, तो कई जो टीवी चैनल पहले अंग्रेजी में ही थे वो भी अपना हिंदी संस्करण लाने पर विवश हुए हैं जी। आप देखिए आज डिस्कवरी पर या जी बिजनेस, हाँ, जो इंग्लिश चैनल हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं हिंदी पर वो कन्वर्ट हुए हैं, ये हम कह सकते हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मैम ने कहा कि वैसे तो काफ़ी जो चेंजेस हैं वो हैं, अगर हम चाहे मीडिया के माध्यम से बात करें, लेकिन अगर हम बात करें तो बाकी भी बहुत से ऐसे प्रगतिशील देश हैं, खासतौर पर अगर हम जापान की बात करें, अगर हम चाइना की बात करें, तो उन लोगों ने अपनी एक भाषा को हर तरह के उसके लिए कंपल्सरी बनाया हुआ है कि वो सिर्फ अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में या जापानीज़ लैंग्वेज में ही जो भी हैं सारे काम करेंगे। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं है? नहीं, भारत में भी है। जो मैं आपको भारत की राजभाषा नीति बता रहा था जी। तो उसमें तो ये मतलब ये बाध्यता है कि आपको जो मैंने बताया का क्षेत्र में 100% हिंदी में काम करना है जी। खा क्षेत्र में 90% में काम करना है, गा क्षेत्र में 55% काम करना है, तो वो तो है ही है कि हम उसमें करेंगे। इसके अलावा भी देखिए कि भारत सरकार की तरफ से कितनी कोशिशें करी जा रही हैं। एक तो आपने हिंदी दिवस की अभी चर्चा की जो 14 सितंबर को होता है जी। पूरे दुनिया में हिंदी को और लोकप्रिय बनाने के लिए हम विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं, जो हर साल मतलब जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ जी। अभी तक 11 विश्व सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें लंदन है, लंदन में जाके हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ है, 3 पोर्ट लुइस में हो चुके हैं, मॉरिशस में, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। तो अभी तक विदेश मंत्रालय और बाकी लोगों की तरफ से कोशिश करके यही कारण है कि आज 150 देशों में हिंदी बोली जा रही है जी। जो हमारी हिंदी के जो मनोरंजन के जो चलचित्र हैं, जैसे फिल्में हैं, वो सीखने के लिए, वो देखने के लिए पूरी दुनिया में लोगों ने हिंदी सीखी है। जब राज कपूर जी ने आवारा फिल्म बनाई थी तो उसको रूस के लोगों ने हाथों हाथ लिया, कितने लोगों ने हिंदी सीखी जी। और ये एक भाषा की एक अपना पुकार होती है और उसका एक संवेदनशीलता होती है कि जब आप भाषा में कोई अच्छा काम करते हैं तो फिर बाकी लोग खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं जी। 1888 में सन 1888 में देश की बहुत आज़ादी से पहले जी। देवकीनंदन खत्री जी ने चंद्रकांता लिखी थी जी। जो तिलिस्म और अय्यरी पे पहला उपन्यास था जी। उस चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हजारों लाखों लोगों ने हिंदी सीखी जी। ये तो हैरी पॉटर तो अभी आया है जी। हमारे यहाँ तो चंद्रकांता फिर वो इतनी लोकप्रिय हुई कि उसके लिए फिर उनको सीक्वल लिखना पड़ा, चंद्रकांता संतति, जिसपे नेजा गुलेरी ने सीरियल भी बनाया, उस पे फिर और कई नावल लिखे गए। तो जो लोग जो हर देश कोशिश करता है कि वो अपनी भाषा में बात करे। हमारे भी तो प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पे जाके संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में बोलते हैं तो हिंदी में ही बोलते हैं। अगर हम ये बात कहें कि अगर इस तरह की हस्तियां जब अपने आप को हिंदी में अगर भाषण देती हैं, चाहे हम सुषमा स्वराज जी की बात कर लें, जब वो हिंदी और संस्कृत में भाषण देती थी तो लोग उससे प्रभावित होते हैं, लोगों पे फर्क पड़ता है। और उसका मतलब ये होता है कि जब हमारा जो शीर्षस्थ जो हमारे डिग्निटरी हैं, हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो हिंदी में बात करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और आप देखिए कि आज जो देश में तो सबसे ज़्यादा बोलने वालों की संख्या हिंदी में है ही। मैंने बताया ना 150 देशों में हिंदी बोली जाती है। और जब ये विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, जो मैंने जिक्र किया कि 11 हो चुके हैं, तो उसमें कितने मतलब जो है एक में 39 देशों ने भाग लिया था। पहले में ही जो 1975 में हुआ था उसमें 30 देशों ने भाग लिया था जी। और जो विदेशों में हो रहे हैं तो उसमें हमारे यहाँ के ही कवि और लेखक नहीं जाते हैं, वहाँ के कई बार ये चीज़ें भी देखने में आती हैं जब इस तरह की प्रतियोगिताएं या कुछ होती हैं तो वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं हिंदी बोलने की, चाहे बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो, और इतना ही नहीं, हमारे जो लोकप्रिय लेखक हैं उनका कितनी विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो वो अनुवाद तभी होता है जब
उसको लोग जिसने भी अनुवाद वहाँ किया होगा, चाहे जर्मन में किया हो, चाहे फ्रेंच में किया हो, तो हिंदी सीखा लोगों ने तभी ना कर पा रहे हैं। हमारे इतने पॉपुलर लेखक हैं कि मतलब नाम अनगिनत हैं। अगर मैं नाम गिनाने बैठूं, सूरजपाल चौहान हैं, डॉक्टर अजय नावरिया हैं, प्रेमचंद जी हैं जो पहले के लेखक थे, कितने कितने हमारे जो लेखक हैं, महाश्वेता देवी हैं, जिनकी कृतियों को, चाहे उनकी अपना कहानियाँ हों या उनकी कविताएं हों, उनको अनेक भाषाओं में, अपने ये हरियाणा की हैं डॉक्टर कौशल पंवार जी, उनकी मतलब किताबों को अनेकों भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो हिंदी पहले से ज़्यादा लोकप्रिय हुई है, दिनों दिन लोकप्रिय हो रही है, और सरकार की तरफ से तो इतनी कोशिश की जा रही है कि हिंदी को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय लगातार कोशिश करता है। जैसे मैडम ने बताया कि जो लीला हिंदी ऐप है, उसके ज़रिए जो लोग नहीं जानते हैं हिंदी, वो उसको देख के हिंदी सीख सकते हैं जी। तो सरकार और विभाग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। इसमें मेरी अपील ये है कि जो बाकी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जिनको एनजीओ कहते हैं, या जो हमारे लेखक गण हैं, या हमारे कवि हैं, या जो भी जो हिंदी के कंट्रीब्यूटर हैं, उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदी को और सरल, सुगम और सुबोध कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आवश्यक ये है कि हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे पंजाबी हो, बांग्ला है जी, उड़िया है, या तमिल है, तेलुगु है, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं जी, तो उनके भी जो बहुत ही पॉपुलर शब्द हैं, उनको हम हिंदी में समावेश करें जी। तो सब लोगों को लगे यार ये तो हमारा ही शब्द है। तो जब वो हिंदी को आप इतना सुगम, सरल और सुबोध बना देंगे, तो लोग खुद ब खुद हिंदी सीखेंगे जी। सर, यहाँ पर आपने एक बात कही कि अगर हम उसको बीच में ऐड ऑन कर दें और सुगम और सरल बना लें, तो लोग उसमें अपने आप ही उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या इसके अलावा कहीं आपको ये भी लगता है कि इसमें कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको और यानी समझने की और सीखने की कोशिश करें? हाँ, इसको हम ये कर सकते हैं कि खैर हमारे मतलब जो है कि भाषा तो हमारी जो मातृभाषा है, उसका जो अपना लगाव और संवेदनशीलता, ये इसको हम रोजगार के माध्यमों से जोड़ सकें कि इसके जरिए लोगों को रोजगार कैसे मिल सके, तो और ज़्यादा उसकी तरफ झुकाव होगा कि हिंदी पढ़ के भी अभी जो हमारी नौकरियां हैं, वो जैसे है कि लेक्चरर की है, या मतलब अध्यापक बनते हैं, या अनुवादक बनते हैं, या फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटिंग है, या जो टीवी सीरियल हैं उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग है, कविताएं, कहानियाँ, इनके अलावा भी ये भी रोजगार के माध्यम है। लेकिन और इसको हम ये सबको सोचना होगा कि हिंदी सीख के, हिंदी बोल के कैसे हम और जो ऑलरेडी रोजगार के जो मतलब जो है माध्यम है, इसके अलावा और हम कैसे रोजगार से इसको जोड़ सकते हैं जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें। मैं मैम आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी सर बात कर रहे थे कि जितने भी हमारी खास और महान हस्तियाँ हैं, चाहे हम अपने श्री मोदी जी की बात करें या फिर हम सुषमा स्वराज जी की बात करें, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों देखने में आता है कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति थोड़ा सा इंग्लिश में बोलता है, तो जो हिंदी बोल रहा हो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप में हीन भावना होने लगती है। अब आप इतने ऐसा आपने बात की कि लीला ऐप जो चल रही है उसके माध्यम से लोग सीख सकते हैं हिंदी, तो इस तरह की चीज़ें देखने में क्यों आती हैं, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत पर कई वर्षों तक जो है अंग्रेजों के शासनाधीन रहा है जी। उस समय की जो कामकाज की भाषा थी वो अंग्रेजी ही थी। हालांकि हमारी जैसा कहा गया है कि तमाम सुविधा संपन्न समृद्ध भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी है, संस्कृत है या तमिल है, परंतु उनमें से किसी भी भाषा को उन्होंने राजकाज की भाषा ना बनाकर अंग्रेजी को ही राजकाज की भाषा बनाया था। और जैसा सर ने अभी कहा कि इसको रोजगार से जोड़ा जाए हिंदी को, तो उस समय भी लोग रोजगार के लिए पाने के लिए अंग्रेजी भाषा सीख कर रोजगार पाने लगे। तो अंग्रेजी का वर्चस्व जो है धीरे धीरे बढ़ता गया और इसको अभिजातीय वर्ग की भाषा जो है माना जाने लगा जी। और आज के समय में इसको सोशल स्टेटस से जोड़ लिया गया है जी। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस स्वभाषा के कारण ही
हमने स्वदेशी को अपनाया और इस स्वदेशी से जो है हमें स्वराज की कल्पना मिली, जिसे हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलवाई जी। तो अपनी भाषा का महत्व अपनी जगह है, परंतु ये है कि आज अंग्रेजी को सोशल स्टेटस माना जा रहा है, ये बात अलग है, परंतु हिंदी भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है। आप देखिए, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ भी हिंदी को आधिकारिक रूप में भाषा बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जी। आज भी प्रधानमंत्री जी का वहाँ है संबोधन। यानी अगर हम मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो एक भाषा है उसको एक स्किल के तौर पर लिया जाए कि अगर आपको कोई और भाषाएं आती हैं तो एक अच्छा है, उसको हम शायद उस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसमें किसी तरह का यानी किसी को हम खासियत बनाएं और किसी को हम हीन भावना की दृष्टि से देखें। बिल्कुल, अन्य भाषाओं को सीखना एक सद्गुण हो सकता है जी, परंतु अपनी मातृभाषा का दर्जा, आप अपनी जो राजभाषा है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। सर, जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, इतना जो ये एक बहुत अच्छा वो है 14 सितंबर को दिवस है हमारा। मैं सिर्फ ये अपील करना चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा कि अपनी सबकी देशवासियों की जो भी मातृभाषा है उस मातृभाषा में तो बात करें ही, और चूँकि हिंदी बहुतायत से बोली जाती है, ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है, तो हिंदी को बोलें, हिंदी का प्रयोग करें। और ये जो अभी उपनिदेशक महोदया कह रही थी कि आपने भी बोला कि हीन भावना जी। हीन भावना एक मानसिक स्थिति है। मुझे तो हिंदी बोलने में हीन भावना नहीं होती, मैं तो हर जगह हिंदी बोलता हूँ। वैसे प्रधानमंत्री जी को तो ऐसी कोई वो नहीं होती है। तो ये मन से निकाल दें कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो उससे कोई आपको छोटा समझेगा, बल्कि आपने शुरू में जैसे कहा कि सब देश अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं, तो हमारी जो मातृभाषा है उसमें बात करने में हमें गौरव होना चाहिए। अपनी जो हमारी पहचान है उसमें हमें क्यों कोई संकोच होना चाहिए जी। जो हमारी हिंदी भाषा है तो है, तो इसमें तो ये गौरव की बात है, बल्कि शायद उसे जो हमारी त्रुटियां हैं उन्हें सुधारना चाहिए। बिल्कुल इसे अपने आत्म गौरव से जब हमारे जन समुदाय में ये भावना जागृत हो जाएगी जी कि हिंदी के माध्यम से जो है हम अपनी अभिव्यक्ति, अपनी जो चाहते हैं हम वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और सरकार को भी ये पता लग जाएगा कि जनता हमसे क्या चाहती है जी। तो हिंदी अपना स्थान ग्रहण कर लेगी जिस स्थान पे वो होनी चाहिए, जैसा आपने शुरू में ही कहा जी। तो धीरे धीरे आ रही है और सभी लोग जो हैं हिंदी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि होता क्या है, जब आप अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो उसके बाद अब कोई भी भाषा सीख लें, अंग्रेजी सीख लें या कोई भी भाषा सीख लें, सोचते आप हिंदी में ही हैं। बिल्कुल। और अगर मैं कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं अंग्रेजी में जब बोलता हूँ तो पहले मस्तिष्क का एक हिस्सा उसको हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है, फिर वो अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा जो मौलिक विचार आता है, जो मौलिक संवेदनाएं हैं, वो हमारी मातृभाषा में ही आती हैं। तो सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा ये कि बच्चों को हिंदी ज़रूर पढ़ाएं। अगर अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो भी उनको इतनी हिंदी तो अवश्य आनी चाहिए कि हिंदी में पत्र लिख सकें, हिंदी पढ़ सकें, हिंदी बोल सकें। ये एक हमारा राष्ट्र गौरव का ये होना चाहिए कि हिंदी हम में बोल सकते हैं बजाय कोई हीन भावना रखने के। जी बहुत अच्छा सर, यहाँ पर आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण और जानकारी यहाँ पर दी। मैम, आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है कि आप इस चीज़ को आप भी समझेंगे, जैसे सर ने कहा कि ये एक मानसिक सोच है सिर्फ हमारी। ये बहुत अच्छी बात है कि हम साथ साथ और लैंग्वेजेस को भी सीखें। उससे अगर हम बात करें, अगर साइकोलॉजिकल वे में भी अगर हम बात करें तो हमारा बौद्धिक विकास होता है जितनी ज़्यादा हम लैंग्वेजेस सीखते हैं। लेकिन साथ साथ हमें अपनी मातृभाषा को भी नहीं भूलना चाहिए। आज की इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।